हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश अग्रवाल एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द ईएसआई पेपर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2021 एग्जामिनेशन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन है उसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज दैट इज़ ईएसआई वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ईएसआई पेपर 2021 ऑनवर्ड्स दोस्तों दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया था, जैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए भी ट्रू है। देयर वर सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द पेपर एंड देयर वर सर्टेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द पेपर। तो जो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसके अंदर हम आपके साथ केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 वीडियो आएगा हमारा, उसके अंदर हम आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि दिस वीडियो हैज़ बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसको आप पूरा देखिएगा एंड उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो है उसको भी आप पूरा देखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो ब्रीफली आई विल टेल यू कि पैटर्न क्या था। तो पैटर्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, अभी भी इसी प्रकार का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है कि 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच आपको पूछे जाते हैं, कुल मिला के 40 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच आपको पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के 20 + 10 यानी कि 50 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसका इस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में बहुत क्लियरली आपको समझ में आ चुका है कि 20 क्वेश्चंस 2 मार्कर एंड 10 क्वेश्चंस 1 मार्कर, राइट। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जो पहले 3-4 क्वेश्चन है वो एक ओईसीडी की इंटरिम रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर से एक पैसेज निकाल कर दिया गया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के पूछा गया था, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज द रिपोर्ट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का थोड़ा डिटेल वगैरह बता दिया होगा और वो पूछ रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है। सो इसका आंसर था ओईसीडी दोस्तों। द बेसिक आइडिया दैट आई वांट यू टू हैव इन माइंड इज दैट करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से कवर करना है, मैगजीन्स एक्सेट्रा को अच्छे से पढ़ना है। जो भी खास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करी जाने लग रही है बाय प्री एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज लेट अस से एन ओईसीडी, लेट अस से अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, let us say a World Bank, let us say an International Monetary Fund, so on and so forth। तो आपको इन रिपोर्ट्स को, आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिलीज करी गई रिपोर्ट्स को अच्छे से देखकर जाना चाहिए। क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, इन रिपोर्ट्स वगैरह को कवर करा है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैनेजेबल है, अदरवाइज विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू दोस्तों। जस्ट कीप दैट इन माइंड, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो डोंट इंक्रीज योर डिफिकल्टी। अगला क्वेश्चन भी इसी रिपोर्ट से रिलेटेड था कि व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प अलिविएट द स्ट्रेस ऑन कैश ट्रैप्ड स्मॉल बिजनेसेस विच वॉज टेकन बाय 77% ऑफ द गवर्नमेंट्स। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ने क्या प्रकार का स्टेप लिया था स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, ये प्रकार का क्वेश्चन था। तो वो टाइम पे अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे तो ये चीज़ आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती थी कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीप रेट्स के ऊपर लोन्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करवाए थे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को पुट इनटू प्लेस करा था ताकि स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन, चीपर लोन्स अवेलेबल करवा कर दिया जा सके फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ताकि उन्हें सपोर्ट करा जा सके इन दैट डिफिकल्ट पीरियड। सो आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट आपको मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर आपको उसको फॉलो करना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से कई बार जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस इस प्रकार से बनाकर पूछे जा सकते हैं। आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन आपको लॉजिक आता है तो आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। Moving ahead to the next question, as per the report mentioned in the passage, what is the GDP projection of India for fiscal year 21-22? सो जो मेरा प्रीवियस ईयर जो 2019 का पेपर डिस्कशन था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, 2021 पेपर डिस्कशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट का जो फोरकास्ट है रिलीज्ड बाय इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन तो हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के जीडीपी का फोरकास्ट रिलीज करती है, हर एक को आप याद करने बैठेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा रिलीज करे गए फोरकास्ट को आपको याद करने का प्रयास करना है, जो कि बहुत आसान है। आपको एक डेटा डायरी बनानी चाहिए और उस डेटा डायरी के माध्यम से जो है आपको सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए दोस्तों, राइट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ई 12.6%, राइट। यहाँ पर आपका जो है ये सही आंसर बन जाता है। सो आपको केवल इंपॉर्टेंट वालों को फॉलो करना है, सबको फॉलो नहीं करना है। करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको सेग्रीगेशन करना आना चाहिए कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। उस हिसाब से अगर आप करेंगे सो देर आर बेटर चांसेस कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे और ये ईजी वाले क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे। मूविंग अहेड दोस्तों, growing global economic interdependence means that socio-economic prospects of OECD countries will be even more tightly linked with which countries?
जो ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबलाइजेशन है, आपकी जो सप्लाई चेन्स का जो ब्रेकअप हुआ है एंड अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई चेन्स फैली हुई है, राइट। सो जो OECD कंट्रीज है, जो एडवांस कंट्रीज है, उनके जो इकोनॉमिक फॉर्चून्स है, दे विल बी क्लोजली लिंक्ड विद विच कंट्रीज? सो इट विल बी लिंक्ड टू द बेनिफिट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज ओनली, इट विल बी लिंक्ड to the benefit of undeveloped economies only, it will be linked to the benefit of volatile economies only, it will be linked to the benefit of developing and transition economies, या फिर none of the above. अगेन इट इज़ प्योर लॉजिक, राइट। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रखा है ESI के अंदर, समझ रखा है, सो यू विल बी एबल टू से दैट कि जो ग्लोबल ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, सो OECD कंट्रीज का जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दैट इज लिंक टू द बेनिफिट ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना, जो कि एक प्रकार से डेवलपिंग या ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज है, राइट। तो हमारे कंट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा हमारे कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन होगा, हमारे कंट्रीज़ के अंदर मार्केट भी है OECD कंट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए, राइट। सो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है दोनों सेट ऑफ कंट्रीज़ की आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, राइट। सो आप इस प्रकार का जो पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सॉरी, आप इस प्रकार के पैसेज को रीड करिए दोस्तों, अंडरस्टैंड करिए। ये 2 साल पहले 2021 में भी ट्रू था, ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 के अंदर भी ट्रू है, और अगर आप सपोज कर लीजिए 2 साल बाद 2025 के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तब भी ये ट्रू है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, राइट। एंड जितने भी क्रिटिकल इश्यूज़ है, चाहे वो ग्लोबल पीस से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्थ के जो कॉमन्स है जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, मैंग्रोव्स हो गया एक्सेट्रा, उनको प्रिजर्व करने की जो हमारी कोशिश हो, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या प्रकार के डिसीजंस लेकर कैसे प्रकार से इंप्लीमेंट करे जाने लग रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है दोस्तों, राइट, इसका मतलब ये साफ निकल कर आता है कि जो OECD कंट्रीज़ है उनके जो फॉर्च्यून्स है दे विल बी टाइटली लिंक्ड, उनका जो फ्यूचर इट विल बी टाइटली लिंक्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द डेवलपिंग एंड ट्रांजिशनिंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना, राइट। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको रट रुटा के कुछ नहीं जाना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आता है दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर समझ में आता है, अगर आपको समझ में आता है कि होने क्या लग रहा है देश दुनिया के अंदर, सो you will be in a position to tackle these kinds of questions. Please keep that in mind. Moving ahead to the next, which of the following country will be a major contributor in controlling population and environmental stress? अगर आप दुनिया की आबादी एज वेल एज एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो इनमें से कौन सा देश जो है वो अहम भूमिका निभाएगा? सो फेयरली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाइना होना चाहिए दोस्तों, गिवन द फैक्ट कि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो बर्डन वो क्रिएट करने लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। सो इट शुड बी फेयरली ऑब्वियस कि आंसर शुड बी योर चाइना, दैट इज ऑप्शन ए। अगेन मेरा ये मानना है दोस्तों कि भले ही ये रिपोर्ट के अंदर से यानी कि करंट अफेयर्स के अंदर से निकल कर क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से सजाए गए हैं कि आपको कोई भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिड्यूस करने के अंदर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों, पैसेज पूछा गया था अर्बनाइजेशन स्कीम के ऊपर, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम जननुर्म या फिर अमृत स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। सो कई बार आपको ऐसे स्कीम का नाम डायरेक्टली पैसेज के अंदर लिखकर नहीं दिया जाएगा, आपको नाम आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस स्कीम के बारे में बात करने लग रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट गो विद द अजम्पशन कि आपको स्कीम का नाम बताकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक इनोसेंट सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उस पैराग्राफ को रीड करके डिड्यूस करना है कि कौन सी स्कीम है, और उस डिडक्शन के बेसिस के ऊपर आपको आगे वाले क्वेश्चंस को आंसर करना रहेगा दोस्तों, राइट। सो एक ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, एक पर्टिकुलर पैसेज के ऊपर जितने भी 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ लीजिए। तो इन द प्रोसेस क्या होएगा ना कि वो 3, 4, 5 क्वेश्चंस पढ़ते दौरान आपको एक आइडिया बैठ जाएगी कि ये कौन सी पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है।
तो एक बार आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए, 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड उतने आपने देख लिए, सो यू विल गेट अ सेंस, यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ ये स्कीम लग रही है, राइट। क्योंकि कुछ सेलिएंट फीचर्स मैच हो जाएंगे, कुछ नंबर्स मैच हो जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ टारगेट्स मैच हो जाएंगे, ईयर ऑफ लॉन्च मैच हो जाएगा, मिनिस्ट्री मैच हो जाएगी, कुछ ना कुछ मैच हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप आराम से कंक्लूड कर पाने चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो, कि हम किस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बार आपने कंक्लूड कर लिया कि कौन सी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, देन उसके आगे की जर्नी आपके लिए उतनी आसान बन जाएगी दोस्तों, राइट। सो ऐसे चीप प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि फुल फॉर्म बता दीजिए, शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं इन द पास्ट, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो सवाल ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAAP अंडर द अमृत स्कीम, राइट। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेट एनुअल एक्शन प्लान। तो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान की कहानी दोस्तों इस प्रकार से है कि हर एक स्टेट को एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना था कि वो क्या प्रकार का काम करेंगे अंडर द अमृत स्कीम, राइट। सो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात बोली जा रही है, राइट। सो फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा आप देख सकते हैं इस प्रकार की न्यूज़ में लिखा जा रहा है कि टोटल अप्रूव्ड सैप वॉज 2566 करोड़ फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हर एक स्टेट को एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना रहता है, राइट। मेरा आपको सजेशन ये है कि आप एक शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म की डायरी बना लीजिए, या डायरी के अंदर एक सेक्शन बना लीजिए। तो आप कोई भी अच्छी स्कीम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ये प्रकार का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इमीडिएटली उस शॉर्ट फॉर्म को लिखिए, उसका लॉन्ग फॉर्म लिखिए, उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। रीज़न ये है दोस्तों कि आप चाहे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नाबार्ड से भी इस प्रकार के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर के अंदर एक प्रोक्लिविटी है कि वो ये प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट फॉर्म देकर लॉन्ग फॉर्म पूछेगा। तो अगर आपने मान लीजिए 25 50 100 शॉर्ट फॉर्म्स इकट्ठे कर रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो ये बहुत आसानी से आपके लिए मार्क्स स्कोर करने का एक अवेन्यू बन सकता है। तो इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्म को अलग कर लेना है, उसके लॉन्ग फॉर्म के साथ रिवाइज कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बेहतर ढंग से टैकल कर पाएँ। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct regarding the purpose of the scheme referred into the paragraph? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सारे ऑप्शंस A B C D E सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए और आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि कई बार स्टूडेंट जो है ना इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड नहीं करता है, वो नॉट करेक्ट और करेक्ट को केयरफुली रीड नहीं करता, उसकी वजह से उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं। आपके पास रूम नहीं है ये प्रकार की मिस्टेक करने की, ये प्रकार की मिस्टेक को हम बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं दोस्तों, लापरवाही भी कह सकते हैं, right? It is just a lack of focus on details. It is just a sheer haphazard approach to approaching the questions, जिसकी वजह से ये प्रकार की गलतियां होती है। And obviously we have to try and avoid these pitfalls. So please make sure कि correct not correct के ऊपर आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, और आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम मेंशन इन द पैसेज। सो जो ऑप्शन आता है वो आपका आंसर आता है डी, राइट। प्रिजर्व द कैरेक्टर ऑफ द सोल ऑफ हेरिटेज सिटी एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव हेरिटेज लिंक्ड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो बताया जा रहा है दोस्तों, राइट, ये जो बताया जाने लग रहा है, तो ये आपकी हृदय स्कीम का जो वन ऑफ द फीचर्स है या वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस है, वो ये है हृदय स्कीम का, राइट। इट्स नॉट रिलेटेड टू अमृत, दो अलग अलग स्कीमें थी, राइट। तो ये चीज़ आपको एक बहुत ही मैं अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि स्कीम्स के अंदर वो क्या करेगा ना कि एक स्कीम को मिक्स करेगा दूसरी स्कीम के साथ और आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, राइट। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। कि अगर आपने सपोज कर लीजिए कि दो बड़ी सिमिलर प्रकार की स्कीम्स पढ़ी है, दो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स वाली स्कीम पढ़ी है, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इन पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर मैं आपको ऑब्वियस सी बात है कि 2021 का पेपर बता रहा हूं, बट 2021 के पेपर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आगे आने वाले ईएसआई पेपर को आपको कैसे टैकल करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो अगर आपने मेरा पहले 2019 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने 2021 का पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मेक श्योर करिएगा आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। Moving ahead, financial sharing basis of Amrut scheme between center and state is done on what basis,
राइट। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्कीम्स के अंदर जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाते हैं, राइट। तो कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कितना परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हर एग्जामिनेशन के अंदर इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो जो भी आपकी मेजर इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उनका जो भी फाइनेंशियल शेयरिंग का पैटर्न है, जो भी रेशियोज हैं, जो भी उसका फाइनेंशियल आउटले है, राइट, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए। सो द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 50:50, राइट। सो यहाँ पर सेंट्रल असिस्टेंस विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी स्कीम के बारे में तो आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैप्चर करना चाहिए कि उसका लॉन्च ईयर क्या था, नोडल मिनिस्ट्री क्या थी, एम क्या था, टारगेट क्या था, फंडिंग क्या था, सेलिएंट फीचर्स क्या थे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई भी एक स्कीम से रिलेटेड आप चाहो तो 50-100 पेज भी पढ़ सकते हो, उतना टाइम ऑब्वियसली आपके पास नहीं है। आपके पास बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम है कि आधा एक पेज का नोट आप बना लें कोई भी स्कीम से रिलेटेड, उसको आप रीड कर ले, रिवाइज कर ले बिफोर द एग्जामिनेशन और चले जाएं इनटू द एग्जामिनेशन। ऑलराइट दोस्तों, सो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रकार का ये क्वेश्चन था, राइट। इसको आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से टैकल करना है एग्जामिनेशन के अंदर। मूविंग अहेड, which scheme has replaced the scheme mentioned in the passage, right? तो जनरल स्कीम को भी मेंशन करा गया था, राइट। सो आंसर इज सी, अमृत दोस्तों। अमृत स्कीम हैज रिप्लेस द जनरल स्कीम इन द पैसेज। सो ऐसा भी हो सकता है ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन था ये इमीडिएटली आफ्टर द पैसेज पहला क्वेश्चन था, तो पैसेज दे दिया गया आपको जनरल स्कीम के बारे में, ऐसा हो सकता है। उसके बाद इमीडिएटली ये क्वेश्चन टैकल करवा लिया और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन टैकल करवा दिए। मेमोरी बेस्ड पेपर्स है, 100% ये तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं जो एग्जामिनेशन के पेपर एक्चुअल पेपर आया था। सो ऑब्वियस ही बात है कि आपको थोड़ा बहुत जो है चीज़ों को ओपन माइंडेड तरीके से देखना पड़ेगा, राइट। सो आप मेक श्योर करिएगा कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आप स्कीम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसके बेसिस के ऊपर आप आंसर कर रहे हैं दोस्तों। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द अमृत स्कीम बीन एक्सटेंडेड बाय। तो वो टाइम पे रिसेंट डेवलपमेंट होगा दोस्तों, राइट। वही टाइम पे जो है स्कीम का जो वैलिडिटी है या जो स्कीम का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करा गया होगा भारत सरकार द्वारा, तो इसीलिए क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया होगा। आप ऐसा भी देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी स्कीम जिसके अंदर रिसेंट में कोई चेंज करा जा रहा है, रिसेंट उसको लॉन्च करा जा रहा है, रिसेंट उसका वर्जन 2.0 या वर्जन 3.0 निकाला जा रहा है, राइट। सो इट बिकम्स अ वेरी हॉट कैंडिडेट, इट बिकम्स अ वेरी हॉट कैंडिडेट टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आपको इस प्रकार से अपने करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए दोस्तों कि अगर कोई भी चेंज करा जा रहा है, कोई नई स्कीम लॉन्च करी जा रही है, कोई अपग्रेड करा जा रहा है किसी स्कीम के अंदर, तो वो स्कीम जो है बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने का। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से कर रहे हैं। सो आंसर ओवर हियर इज 2 ईयर्स दोस्तों। अमृत स्कीम को कितना एक्सटेंड करा गया? 2 साल से एक्सटेंड करा गया है। Alright, so again this is also a straightforward question. Moving ahead to the next question. अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा रहे हैं वो पीएम किसान स्कीम के ऊपर पूछे जा रहे हैं, राइट। अगेन मैं आपको ये चीज़ की वार्निंग देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बता देगा कि किसान स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वो आपको पैराग्राफ दे देगा एग्जामिनर, पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सी स्कीम है और उसके बेसिस के ऊपर आपको आगे करना है, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप स्कीम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। सो मूविंग अहेड, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन का, आप ऑब्वियस सी बात है अब आप आंसर शायद नहीं कर पाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, राइट, कि अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, सो उस स्कीम के माध्यम से बेनिफिशरीज को क्या मिलने लग रहा है, वो स्कीम के माध्यम से बेनिफिशरीज को कितना पैसा ट्रांसफर होने लग रहा है, ये सारी चीज़ें बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपको ये पक्का मालूम होना चाहिए कि बेनिफिशरीज को कौन से स्कीम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने लग रही है गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यहाँ पर जो आंसर है वो है 18,000, राइट। हाउ मच मनी वॉज क्रेडिटेड इन टू द अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशरी अंडर दिस स्कीम। तो कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपया जो है डाला गया था, राइट। पीएम किसान स्कीम के अंदर आप जानते हैं कि किसान को 6-6 हज़ार रुपया दिया जाता है। तो जो पहला ट्रांच रिलीज करा गया था वो था दिसंबर 2020 के अंदर, ये हिस्टोरिक है दोस्तों, पहला ट्रांच था, राइट। और उसको भी जो रिलीज करा गया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान इस अमाउंट को रिलीज करा गया था, राइट। सो ऑब्वियस ही बात है, ये इतने सारे हिस्टोरिकल चीज़ें एक साथ में अगर आते हैं, राइट, सो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा खास ध्यान देना चाहिए।
अगेन इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको एक नज़र डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक नज़र इस प्रकार से डेवलप करनी पड़ेगी कि जो भी इम्पोर्टेंट वाला करंट अफेयर्स है उसको आपको पकड़ना आना चाहिए कि हाँ जी ये देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है, हाँ जी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक है, हाँ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, हाँ ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, राइट। तो इस प्रकार से आप जब नज़र डेवलप करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप पेपर को थोड़ा सा एंटिसिपेट कर पाएंगे, आप प्रीएम्प्ट कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके बेसिस पे आप फोकस्ड तैयारी कर पाएंगे दोस्तों, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A fixed amount benefit is given to farmers after every 4 months under this scheme. How much do they get annually? तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत सालाना यानी कि एनुअली कितना पैसा दिया जाने लग रहा है लाभार्थियों को, बेनिफिशरीज को, ये आपको यहाँ पर पूछा जाने लग रहा है। सो इट्स अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आंसर यहाँ पर है 6,000 रुपीज़। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, अगर आपने तैयारी सही से कर रखी है, करंट अफेयर्स को सही ढंग से पढ़ रखा है, स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ अ पेपर, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी चेंज करा जा सकता है, एग्जामिनर कभी भी आपके ऊपर बाउंसर फेंक सकता है, बट ऑब्वियस ही बात है कि वी कैन ओनली टेक गाइडेंस फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। हम फ्यूचर नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, राइट। तो अगर पास्ट में ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले सालों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। विच डज नॉट मीन कि चेंज नहीं करेगा, बट ये बेयर मिनिमम है जो हमें करके जाने का प्रयास करना है। दैट इज द ब्रॉड आइडिया। ऑल राइट, अगला सवाल है कि ऑल लैंड होल्डर फैमिलीज, ऑल लैंड होल्डर फार्मर्स फैमिलीज इन द कंट्री आर एलिजिबल फॉर द पीएम किसान स्कीम एक्सेप्ट फॉर विच ऑफ द फैमिलीज, राइट। तो अगेन क्वेश्चन यही है कि वो बेनिफिशरीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन बेनिफिशरी है कौन नहीं है, कौन इंक्लूडेड है कौन एक्सक्लूडेड है, ये प्रकार से वो क्वेश्चन आपको पूछने लग रहा है। सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू बी एबल टू टैकल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बेनिफिशरीज को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट अस मूव अहेड टू द आंसर। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है तो आपको पीएम किसान का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, अगर आप फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो और किसान हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस के, तो आपको नहीं मिलेगा, आपने अगर इनकम टैक्स पे करा है लास्ट असेसमेंट ईयर के अंदर तो आपको पीएम किसान स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, चार्ट अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, रजिस्टर्ड हो प्रोफेशनल बॉडी के साथ, तो आपको जो है पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, राइट। सो मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब भी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनसे कि प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कौन बेनिफिशरी है, उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाएँ, राइट। इट इज़ सेलियंट पॉइंट्स जो हम स्कीम से रिलेटेड पढ़ते हैं, उन सेलियंट पॉइंट्स के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। उन सेलियंट पॉइंट्स के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशरी कौन है, उस बेनिफिशरी को क्या मिलने वाला है, ओके। सो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो उस दौरान दोस्तों जब पेपर रिलीज करा गया था उस दौरान आरबीआई ने एक नया लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रिलीज करा था। इस नए लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड काफ़ी सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा के अंदर काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करी गई थी, काफ़ी टेक्निकली चैलेंजिंग, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रकार का ये फ्रेमवर्क था दोस्तों, नो डाउट अबाउट दैट। बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको पढ़ के नहीं जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है आप उसको पढ़ के जाएंगे, राइट। सो इस लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया, तो उस पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर जो है 3-4 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ये था कि विच न्यू लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय आरबीआई एंड ऑल्सो डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट। सो उसका आंसर था बी, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सो वो दौरान दोस्तों लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसके बारे में अब शायद आप लोग अच्छी जानकारी रखते होंगे, राइट। तो वो टाइम पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को लॉन्च करा गया था। आइडिया ये है कि दोस्तों जो रेपो के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है आरबीआई द्वारा बैंकों को, तो वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग को यूज़ करके बैंक लॉन्ग टर्म लेंडिंग नहीं यूज़ कर सकती है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं बैंक को, मैंने आपसे शॉर्ट टर्म पैसा लिया है, मान लीजिए हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए मैंने आपसे पैसा लिया है, तो मैं उस पैसे को 2 साल के लिए सामने लैंड नहीं कर सकता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे आपको वो पैसा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितनी भी अवधि, जितने भी पीरियड ड्यूरेशन के लिए मैंने आपसे लिया है, मैं आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। सो ऑब्वियस ही बात है कि जो सामने पैसा मैं दूंगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट टर्म पैसे को मैं लॉन्ग टर्म लेंड नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ पर बात ऐसी आती है दोस्तों कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई पैसा दे देता है
तो सामने भी लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स लेंड करना उनके लिए पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को लेकर आया गया था, राइट। I don't want to get into greater details of long-term repo operations over here right now, but what I want to say is that RBI एक बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत ही स्टेबल इंस्टीट्यूशन है। जो भी करती है बहुत सोच समझ के करती है, बहुत रिसर्च करने के बाद करती है। तो जो भी आरबीआई द्वारा लिया गया डिसीजन है, जो भी आरबीआई द्वारा रिलीज करी गई रिसर्च रिपोर्ट है, जो भी आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम है, वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के अंदर बट अन्य एग्जामिनेशन के अंदर भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई एक्सेट्रा द्वारा, आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, नाबार्ड हुआ, राइट, इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा लिए गए स्टेप्स, लिए गए डिसीजंस के बारे में आप अच्छी जानकारी रख रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ वेरी गुड चांस, वेरी वेरी ब्राइट चांस कि इन प्रकार के टॉपिक्स को आप एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, operations discussed above is going to be linked to dash for operations, right? यानी कि जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इनमें से कौन सी रेट के साथ लिंक्ड रहेगा, ये सवाल पूछा यहाँ पर जाने लग रहा है। सो इसका आंसर है वेटेड एवरेज कॉल रेट, राइट। सो आरबीआई ने अनाउंस करा था कि जो न्यू लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, राइट, so there would be no fixed daily liquidity injection operations but the central bank would act whenever the banking system requires money। जब भी बैंकिंग सिस्टम को पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी तब जो है आरबीआई पैसा रिलीज करेगा। एंड जो वेटेड एवरेज कॉल रेट है दैट विल रिमेन द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। वेटेड एवरेज कॉल रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप बैंक हो और आपको मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, राइट, तो आप दूसरी बैंक को कॉल करोगे और उससे आप पैसा बोरो कर लोगे, तो जिस रेट के ऊपर ये लेंडिंग होगी उसको हम कॉल रेट कहते हैं, राइट। सो द आइडिया ओवर हियर इज कि ये कॉल रेट के ऊपर जो आपने पैसा उठाया, सो जो कितना पैसा उठाया, किस कॉल रेट के ऊपर कितना पैसा उठाया, उसके हिसाब से एक वेटेड एवरेज कॉल रेट बनती है, जो कि एक पूरे मार्केट का आपको एक एवरेज का इंडिकेशन देता है कि पूरे मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर करनी है या शॉर्ट टर्म लेंडिंग करनी है तो क्या भाव के ऊपर, क्या रेट के ऊपर वो हो सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज कॉल रेट। जैसे टमाटर का एक एवरेज प्राइस होता है किसी भी शहर, किसी भी एरिया के अंदर, उसी प्रकार से मनी मार्केट के अंदर मनी का एक प्राइस होता है किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ बैंक्स के लिए, राइट। सो WACR का बेसिक मतलब मैंने आपको बताने का प्रयास करा है इस डिस्कशन के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड लाइन इन द पैसेज। पैसेज हमारे पास है नहीं, राइट। सो ये क्वेश्चन एक प्रकार से एक इंडिकेटिव प्रकार का क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज आपको दे देगा, उसमें वो मान लीजिए कि कुछ टर्म को या कुछ कंसेप्ट को या कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना को वो इटैलिसाइज कर देगा, और ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ज़रूर पूछ ले कि इसका मतलब क्या होता है। सो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर पाने चाहिए। मूविंग अहेड, while getting rid of 14-day fixed repo, the RBI said it will operate a 14-day term repo reverse repo operation at a variable rate that would be conducted to coincide with the dash maintenance cycle, राइट। तो कौन से रेशियो को जो मेंटेन करने की साइकिल है उसके साथ अटैच करके जो है 14-डे टर्म रेपो या फिर रिवर्स रेपो ऑपरेशन को चलाया जाएगा। सो द आंसर इन दिस केस इज बी, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, ये जो पैराग्राफ है उसको आप रीड करिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा है, राइट। सो इसमें यही सारी चीज़ें बताई जाने लग रही है कि 14-डे टर्म रेपो या फिर रिवर्स रेपो ऑपरेशन जो कंडक्ट करा जाएगा, राइट, उसे वेरिएबल रेट के ऊपर कंडक्ट करा जाएगा और उसे कैश रिजर्व रेशियो साइकिल के साथ जो है कोइंसाइड करवाया जाएगा, राइट, ताकि जो भी फ्रिक्शनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करा जा सके। इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। दोस्तों, हर चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑब्वियस ही बात है कि प्रयास करिए उसे अंडरस्टैंड करने का। हम भी प्रयास करते हैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का, बावजूद उसके अगर ऐसा कोई चीज़ रह जाता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो उसको आप रीड ज़रूर करके जाइएगा कि कहीं पर भी अगर कुछ भी अटक जाए तो हर एक मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि ये प्रकार का क्वेश्चन टफ है, आपके लिए भी टफ है, किसी और के लिए भी टफ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाइए दोस्तों, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके पास एक एबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है कि जो इजी, मीडियम एंड टफ लेवल की डिफिकल्टी का जो क्वेश्चन है उसको आप डिस्टिंग्विश कर सके, ताकि जो इजी वाला क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर ले, मीडियम वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लें, और चाहो तो टफ वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। टफ वाले क्वेश्चन को अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो आपने कोई क्राइम नहीं करा है दोस्तों, राइट।
एक और पैसेज दिया गया था, उस पैसेज के बेसिस से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसको 193 मेंबर स्टेट्स ने अग्री करा है, तो इस एजेंडा को ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था थी, जो असेंबली थी, जो काउंसिल था, जो सेक्रेटेरिएट था, वो कौन था दोस्तों? राइट। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। राइट। सो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन माई ओपिनियन। राइट। वो टाइम पे जब हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करा था, ये जो सारा जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये स्टूडेंट्स ने बताया था कि उनको ये अटेम्प्ट करने के अंदर दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को टफ कहा है दोस्तों। As per Economic Survey 2021, India's real GDP to record 11% growth in FY 21-22 and nominal GDP to grow by 15.4%, the highest since independence, due to what? राइट। तो क्या कारण था कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने कहा था, राइट, कि इंडिया का रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो है एक 11% से ग्रो होगा एंड नॉमिनल जीडीपी 15% से ग्रो होगा। उसका क्या कारण था ये प्रकार का ये करने का, प्रिडिक्शन करने का? राइट। सो इसका जो आंसर है दैट इज ए। वो टाइम पे हम जो है कोरोना काल के अंदर से बाहर निकलने लग रहे थे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लग रही थी, कोविड-19 वैक्सीन्स वगैरह जो है लोग यूज़ करने लग रहे थे, एंड उसकी वजह से अपने घर के अंदर से निकल कर मार्केट वगैरह के अंदर जाकर डिमांड वगैरह, कंजम्पशन वगैरह नॉर्मलाइज कर देंगे लोग, ऐसी प्रकार की जो है भावनाएं थी, ऐसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस थी। राइट। सो गिवन द फैक्ट कि पिछले साल प्रोडक्शन यानी कि कोरोना वाले साल के अंदर जब लॉकडाउन लगाया गया था, सबसे कठिन लॉकडाउन लगाया गया था इंडिया के अंदर, तब ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन था वो ठप हुआ था, प्रोडक्शन गिरा था। तो उसके अगले वाले साल जब सिचुएशन नॉर्मलाइज भी अगर हो जाती थी, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था। राइट। सो उसी वजह से जो है ये आपको हाई ग्रोथ रेट दिखाई दे रही थी 11% की। तो यही आपको पूछ रहा है कि ये 11% जो ग्रोथ रेट का जो नंबर था, ये नंबर रिलीज करने का बेसिस क्या था? तो बेसिस यही था कि मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को रिलीज करा गया, स्टार्ट करा गया था, रोबस्ट रिकवरी एक्सपेक्ट करी जाने लग रही थी, और स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स थे ग्रोथ के वेरियस सेक्टर्स के अंदर। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बोला गया था कि 11-15% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट? स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा है, एक्चुअल में समझ रखा है, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होना चाहिए। राइट। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। राइट। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपटीशन होता है एक देश की कंपनी वर्सेस दूसरे देश की कंपनी के बीच में। राइट। रिसोर्स एलोकेशन में इंप्रूवमेंट होता है। अगर हमारे देश की कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर वो खराब काम कर रही है तो उनको कम इन्वेस्टमेंट मिलेगा। राइट। तो उसकी वजह से जो दुनिया भर के अंदर का जो रिसोर्स एलोकेशन है बेहतर ढंग से वो हो सकता है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जब, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि टेक्नोलॉजी भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे जैसे कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, आइडियाज़ एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी भी साथ में जाती है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के माध्यम से भी एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, क्योंकि अभी कैसा होता है ना दोस्तों कि जो आपकी एडवांस कंट्रीज़ है, ओईसीडी प्रकार की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके अंदर एक, उनके दिमाग में, उनके जहन के अंदर एक अवेयरनेस है कि जलवायु प्रदूषण जो है ख़राब चीज़ है। राइट। ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ एक ख़राब चीज़ है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट है जिसको बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करा गया है, तो वो लोग वो है उस प्रकार के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बन चुके हैं ये सर्टिफाई करने के लिए वेदर द प्रोडक्ट हैज़ बीन मेड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर और नॉट। तो उसकी वजह से भी एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे एडवांटेजेस है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के। राइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों, डेफिनेटली आप ये मान सकते हैं कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मूविंग अहेड, डैश हैज़, अभी यहाँ से दोस्तों जो है आपके 2 मार्कर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं एंड आपके यहाँ से जो है 1 मार्कर प्रकार के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। राइट। सो आप प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ये कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं दोस्तों, स्टैंड अलोन क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आसान क्वेश्चन रहते हैं, प्रोवाइडेड आपने करंट अफेयर्स को पढ़ रखा है। राइट।
मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी वर्ल्ड बैंक या कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है या कोई भी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, तो वो आपको ज़रूर पूछेगा कि प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन सा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पूछ सकता है। तो कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पर एक अच्छे लेवल की फंडिंग आ रही है, राइट, तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। सो डैश हैज़ रिसेंटली provided dash amount of funding for implementation of strengthening teaching learning and results for states project of Ministry of Education। सो किस संस्थान ने कितनी फंडिंग प्रोवाइड करी है, ये प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम थी वो टाइम की, राइट। करंट अफेयर्स के अंदर डेफिनेटली कवर करा ही होगा अगर आपने वो टाइम पे पढ़ा था तो। सो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन प्रॉमिस करा था दोस्तों। ऑलराइट, सो ये प्रकार का जो कॉन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन है कि इसमें वर्ल्ड बैंक भी जुड़ी हुई है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जुड़ी हुई है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, इसमें डेवलपमेंटल कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, तो ये कॉन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन जो है, संगम वाला क्वेश्चन जो है, इसको आपको अच्छे से टैकल करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये साफ दिखाई देगा आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन के अंदर। ये प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम साफ दिखाई देने चाहिए दोस्तों। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको साफ दिखाई देगा। मूविंग अहेड दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो एनेबल करता है स्टेट्स को इन बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरी का, ये करेक्ट है। ये एलिमिनेट करता है बोगस डुप्लीकेट इनएलिजिबल कार्ड होल्डर्स को, उसकी वजह से वेलफेयर के अंदर एनहांसमेंट होता है, लीकेज के अंदर रिडक्शन होता है, क्या ये सही है। इंश्योर करेगा सीमलेस इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, क्या ये सही है। स्पेशली एम्पावर करेगा माइग्रेटरी पॉपुलेशन को, लेबरर्स को, क्या ये सही है। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ई, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको 2019 पेपर एनालिसिस के अंदर भी कहा था, 2021 पेपर एनालिसिस के अंदर भी कह रहा हूँ दोस्तों कि जो आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करी जा रही है, जिनका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करा जा रहा है, राइट, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उन स्कीम्स के सारे सेलियन पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए दोस्तों। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के अंदर भी आपको मदद मिलेगी, ऑब्जेक्टिव आंसर सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर भी आपको मदद मिलेगी दोस्तों। मूविंग अहेड, वो टाइम के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर से एक क्वेश्चन बना था दोस्तों कि रिसेंटली एट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल ऑफ WTO मीटिंग इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या प्रपोज करा। तो वो टाइम पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जॉइंटली मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल दिया था कि वेवर दिया जाना चाहिए ताकि कंट्रीज को हेल्प करी जा सके इन एक्सेसिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक दोस्तों, राइट। सो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर जो है ट्रिप्स काउंसिल के अंदर ये प्रपोजल जो है मूव करा था कि वेवर दिया जाना चाहिए, राइट। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के अंदर जो है कोई भी रोड ब्लॉक आ जाए, कोई भी बॉटलनेक आ जाए। तो ये प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल मूव करा था, इसके बारे में अच्छी रिपोर्टिंग हुई थी दोस्तों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वाज प्रपोज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, right? Moving ahead to the next question, with reference to sovereign gold bonds, which of the following statements are correct? sovereign gold bonds के बारे में कौन से statements correct हैं? यहाँ पर अगर आप शांति से पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको लॉजिक के माध्यम से आंसर आ सकता है। हर चीज़ आपको रट के नहीं जानी है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करके जानी है, कई चीज़ें आपको मेमोराइज करके जानी है, बट लॉजिक भी आपके काम आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि माइनर्स विल नॉट बी अलॉटेड इवन इफ गार्डियंस अप्लाई ऑन देयर बिहाफ। ये थोड़ा सा इलॉजिकल प्रकार का स्टेटमेंट है दोस्तों, राइट। क्यों नहीं करेंगे? अगर सपोज कर लीजिए सरकार पैसा मोबिलाइज करना चाहती है और मैं सपोज कर लीजिए कि अपने बच्चे के नाम पे जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, तो सरकार को उससे क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, राइट। सो यहाँ पर आंसर बनता है 2, 3 एंड 4। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑमनीबस मोबाइल ऐप जिसे डेवलप करा गया ताकि फार्मर्स को हेल्प कर सके बाय प्रोवाइडिंग देम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बटन के एक क्लिक के ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिगार्डिंग वेदर नेक्स्ट 5 डेज के अंदर, रिगार्डिंग मार्केट प्राइजेस, रिगार्डिंग एडवाइजरीज, रिगार्डिंग प्लांट प्रोटेक्शन एंड रिगार्डिंग IPM प्रैक्टिसेस, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो कौन सा ऐप है वो डेवलप करा गया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया, आपको ऐप को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐप इज किसान सुविधा ऐप। तो किसान सुविधा ऐप के बारे में यहाँ पर बात करी जाने लग रही है। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज एप्स आर पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इन हेल्थ केयर? सो ऑल ऑफ द अबव। अगेन इससे आपको यही समझ में आना चाहिए कि जो एप्स वगैरह के बारे में न्यूज़ है, जो खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड एप्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Moving ahead to the next one, which of the following benefits have been announced in Union Budget 21-22 for startups?
सो अगेन ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हर साल जो है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी प्रकार के पेपरों के अंदर जो है बजट एंड सर्वे के अंदर से हर साल क्वेश्चन आता है, राइट। सो जो भी बजट एंड सर्वे से रिलेटेड आपका लेक्चर है, आपकी मैगजीन है, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार सवाल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग ऑपरेशन ग्रीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट बता रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, अपना आंसर बना लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ के देखिए कि आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगेन द बॉटम लाइन इज द सेम दोस्तों, कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनसे रिलेटेड सेलिएंट फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ के हमारे को जाना है, राइट। Moving ahead to the next question, which of the following are correct regarding the objectives of the recently enacted labor codes in India? चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, राइट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप ये स्टेटमेंट के ऊपर गौर करिए दोस्तों। डीलिजिटिमाइज स्ट्राइक्स इन इंडिया, क्या कोई भी सरकार जो कि एक फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट रन करने लग रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या स्ट्राइक्स को डीलिजिटिमाइज करने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी, राइट। वो कोशिश करेगी कि स्ट्राइक्स को रेगुलेट करे, वो कोशिश करेगी स्ट्राइक्स को ऑर्डरली तरीके से करवाया जाए लेबर यूनियंस द्वारा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि चलो स्ट्राइक्स को उठाकर हम जो है डीलेजिटिमाइज कर देते हैं, यानी कि उनकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर एक दाग लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, ये इलॉजिकल है, राइट। सो ये था हमारा पूरा डिस्कशन दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया है और आप इस वीडियो को देखें हैं और आपने कई चीज़ें समझी हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।